साथियों नमस्कार। भारत, समाज और व्यक्ति, जब देश का नाम लेते हैं और भारत का जिक्र आता है तो कई विविधताएं हैं, कई जटिलताएं हैं। इन जटिलताओं से निकलकर क्रांति, आंदोलन, असंतोष जन्म लेता है। इसी तरीके से समय समय पर कई राजनीतिक दल और सामाजिक संघर्ष के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इसी संदर्भ में दिल्ली से पंजीकृत ओबीसी महासभा है और छत्तीसगढ़ में हम बैठे हैं ओबीसी महासभा के केसीजी जिलाध्यक्ष श्री शेखू वर्मा जी के पास। तो आइए भारतीय समाज के विभिन्न विरोधाभासों पर आज उनसे चर्चा करते हैं। शेखू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ओबीसी महासभा के परिचय के बारे में हम जानना चाहेंगे कि यह संगठन क्या है और किस तरह का संघर्ष करती है। ओबीसी महासभा दिल्ली से संचालित होने वाली महासभा है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग की महासभा है। पिछड़े वर्ग के अधिकार से वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। समाज में शिक्षा, जागरूकता एवं अधिकार, नौकरी पेशा या कार्य रोजगार के लिए काम कर रहा है। आम लोगों को जो अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, जिनकी आबादी इस देश में 52% है, ऐसा है, तो उनको क्यों इस मूवमेंट से जुड़ना चाहिए? आज भी पिछड़े वर्ग के लोग लगभग 55-60% से संख्या ज़्यादा है। उसमें से करीब 45-50% ही शिक्षित हो चुके हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व लगभग 12 से 14% के भीतर है। आज भी छत्तीसगढ़ में 47% जनसंख्या होने के उपरांत मात्र 14% उनको रिजर्वेशन दिया जाता है और रिजर्वेशन क्लास 3 में ही, जबकि मंडल कमीशन कहता है कि 27% लागू होने के उपरांत पूर्णतः उसको 27% लागू किया जाए, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ बनने के उपरांत कभी लागू ही नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में ओबीसी की जातियां लगभग 3743 जाति है। उसमें से लगभग उच्च पिछड़ा, निम्न पिछड़ा, इस तरह के बांट दिया गया है और उनको क्रीमी लेयर के माध्यम से अलग किया जा रहा है। तो ये जो जातियां हैं, इससे क्या दिक्कत है, समाज में क्या समस्या पैदा होती है, ये हमको थोड़ा सा समझाएं। जातिगत संगठन बनने से जातिगत लड़ाइयाँ बढ़ती है। अभी 3743 जाति है ओबीसी में, वो सब अपने जातिगत संगठन के माध्यम से अपने जाति के गत दबाव बनाने के लिए, प्रतिनिधित्व लेने के लिए जाते जरूर हैं, उनको जातिगत आरक्षण नहीं मिलता। जबकि ओबीसी एक वर्ग है, ओबीसी के माध्यम से उनको आरक्षण मिलेगा। नहीं, लेकिन जो जाति है वो तो शास्त्र, धर्म, वेद आदि चीज़ों में ईश्वर ने बनाया है, ऐसा महसूस होता है। तो इससे दिक्कत क्या है आपको? इसको ख़त्म करके ही बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 में ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय की भूमिका अदा की है। लेकिन जातियों को हम ख़त्म करेंगे तो समाज में अराजकता जैसी स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी? इसीलिए तो वर्ग बनाया गया है, इसलिए अराजकता नहीं होगा। तो इससे दिक्कत क्या है? अगर जाति है वहाँ पर तो समस्या क्या है? जब तक जाति में बटे रहेंगे तब तक हमें एकता नहीं बनेगा। अच्छा, इसलिए हमको वर्ग के अंतर, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे कि ये प्रतिनिधित्व या रिजर्वेशन की बात आपने कही, तो सरकारी सेक्टर की बात आपने मांग रखी है, तो क्या इसकी जो मांग है निजी सेक्टर में, यानी कि देखते हैं देश का जो 1% लोगों के पास इस देश का 50% जो धन है वो इकट्ठा हो गया है, तो निजी सेक्टर में अब तो गवर्नमेंट जो संविदा पे नियुक्ति निकालती है ताकि उनको 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये पेमेंट देना पड़े, तो निजी क्षेत्र में अधिक धन है, तो क्या चाहेंगे कि जो रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व है जो है निजी क्षेत्र में भी हो? मंडल कमीशन में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार का 5% धन निजी क्षेत्र में लगा हुआ है, तो उसको पूर्णतः निजी नहीं माना जाएगा, उसमें भी रिजर्वेशन की पात्रता है। इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जा सकता है। तो क्या आपकी भी मांग है कि निजी क्षेत्र में ये चीज़ होनी चाहिए? होनी चाहिए, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। SC ST को अपने उनकी जनसंख्या के मुताबिक अभी तक आरक्षण मिल चुका है, लेकिन ओबीसी को अभी तक नहीं मिला है। और उसका मूल कारण ये है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल दाखिल करने के बाद
ये होता है कि वहाँ जनगणना जनसंख्या की जो कैलकुलेशन पूछा जाता है, कैलकुलेशन पूछा जाता है और खारिज कर दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि अभी आने वाले 27 की जनगणना में जाति जनगणना किया जाए और ओबीसी को अलग से कॉलम दिया जाए, ताकि हमको मंडल कमीशन के आधार पर ये रिप्रेजेंटेशन मिल सके। जाति को हम जैसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे, आप ओबीसी यानी कि लोधी वर्ग में आते हैं, वो जो लड़का खड़ा है जो जा रहा है वो मोची वर्ग में आता है, और ये वर्मा वर्ग में आता है, ये अहिर यानी कि यादव में आता है, मैं तेली में आता हूँ। तो हम लोग कैसे प्रोडक्ट यानी उत्पादकता में बाधक कैसे हैं, ये चीज़ें बताइए। हम लोग किसान समाज के सबके सब हैं, लेकिन अपने अपने कर्म काम के आधार पर बांटे गए हैं। जैसे यादव है, उसको गाय चराने गया आधुनिक नाम से, या साहू है, लोधी है किसान जाति के नाम से। किसान तो सब है, सब पशुपालक है, किंतु कुछ खेती किसानी में अंतर आ जाता है, इसलिए उनको इस तरह बांटा गया है। और ये बांटने वाले लोग अपने सुविधा के हिसाब से सूत्र में डाल के रख दिए ताकि उनको सेवा मिलती रहे। अभी कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार का एक आंकड़ा जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें ज़मीन है, धन है, प्रॉपर्टीज़ है, मीडिया है, अखबार है, तमाम संसाधन है, यहाँ तक कि जो संसद में भी, विधायिका में भी एक वर्ग का बड़ा प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। तो इसीलिए उस उदाहरण को देकर कहा जाता है कि यहाँ भी लोगों का समान भागीदारी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो मूवमेंट कैसे होगा? हमारे ओबीसी एससी एसटी के जितने प्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो विधायक हो, संसद हो, सब अपने अपने फ़ायदा के लिए कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। जो जिस समाज से गया है उनको उस समाज की भलाई के लिए कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, और आज तक चुप बैठे हैं। आज छत्तीसगढ़ में भी जितने ओबीसी या एससी एसटी के विधायक हैं, वो भी ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में, प्रतिनिधित्व के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। आज बिल जो पिछला कांग्रेस सरकार लाया था 27% वाला, वो अभी तक राज्यपाल के यहाँ पड़ा हुआ है, जो साइन नहीं हुआ, इसलिए लागू नहीं हो सका है। और दूसरी बात, अभी खेती किसानी, जंगल सब नाश होते जा रहा है और फैक्ट्री खोलते जा रहे हैं। तो ये सब खोलने से यहाँ का पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा और लोग ऑक्सीजन के लिए भी तरसेंगे, पानी के लिए तरसेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि जल, जंगल, ज़मीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, राजनीति, इसके लिए हमारे समाज को आगे आकर लड़ाई करना होगा। यानी कि आपका कहना यह है कि आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और संघर्ष के रास्ते में उसको आना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, अभी देख रहा है, जैसे अनुसूचित जनजाति को वनवासी कहा जा रहा है, तो क्या यह उचित है? अनुसूचित जनजाति जो ट्राइब है वो वनवासी कभी नहीं रहा है। वनवासी उसको कहते हैं जो अपने घर को छोड़कर वनों की वो निवास करते हैं, वो मूल निवासी है। हम भी मूल निवासी हैं, एससी एसटी ओबीसी तीनों यहाँ के मूल निवासी हैं। अब इसके लिए माननीय मेश्राम साहब ने कहा है कि डीएनए रिपोर्ट बनाई जाए और सबके ब्लड टेस्ट करके डीएनए रिपोर्ट दिया जाए, तो पता चल जाएगा कौन यहाँ के मूल निवासी है और कौन बाहर के वासी है। ये तो हमारी मांग हो गई। तो इसी तर्क पर आधारित हम कहते हैं, मान लो एक सुझाव आया किसी की तरफ से, अगर उनको वनवासी कहा जा रहा है तो जितने भी वन हैं उनको दे दिए जाए, अपनी संपत्ति में रखे रहेंगे। ये आइडिया कितना व्यवहारिक है? नहीं, व्यवहारिक तो पूर्णतः नहीं कहा जा सकता। यदि जितने वो अपने आप को इंटेलिजेंट कहने वाले लोग हैं, सबके सब शहर में आके बसेंगे तो उनको बद्दू भी कहा जाएगा जंगल में रहने वालों को, इसलिए व्यवहारिक नहीं है। और दूसरी बात, यदि वन को देने की बात है तो वनों को उजाड़ने वाले लोग यहाँ वन के अंदर घुस चुके हैं। यानी कि अगर मैं अपने इस राज्य के बारे में बात करूं, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं, जब मैं बस्तर विज़िट किया हूं 1-2 बार, आप भी देखे हैं, तो
बस्तर चूँकि वनवासी आदि अनुसूचित जनजातियों का कहा जाता है, लेकिन अभी पूरा कॉरपोरेट वहाँ पर लाभी है। वहाँ के अच्छे खनिज को, तमाम तरह के खनिज भारत के बस्तर में निकलते हैं, लेकिन बस्तर का आदिवासी एकदम गरीब, भूखा, लाचार है। आज भी वो डूबा हुआ है उन गरीबी में। तो उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? शासन में एक नियम है, यदि वहाँ के निवासियों के ज़मीन से कोई खनिज निकलता है तो 20% रॉयल्टी उनको दिया जाए। अच्छा। यदि मेरे ज़मीन में कोई खनिज है हाँ। तो उसके एवज में एक तो मुआवजा तो देते हैं और उम्र भर उनको सर्विस भी देंगे और उसका रॉयल्टी भी दिया जाए 20%, तभी उनका भुगतान हो पाएगा। तो क्या बस्तर में ये चीज़ें अभी प्रयोग की जाती है? नहीं हुआ है। अच्छा, इसीलिए तो ऐसा, ये चूँकि भारत एक वेलफेयर सोसाइटी है, कल्याणकारी राज्य है, और यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें रही है पिछले 80 सालों में और आज भी है, तो क्या जो जनता से चुनकर आई हुई सरकार इतनी बेवकूफ़ या इतनी कठोर कैसे हो सकती है कि उन लोगों के लिए कोई जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, उसको भी लागू नहीं करती है? पूर्णतः संविधान को लागू किया होता आज तक के 75-80 साल में, तो इस देश में सामाजिक न्याय का पूर्णतः पालन हो जाता। आज सामाजिक न्याय का पालन नहीं हो रहा है और सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। भारत के संविधान के शुरुआत में ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय आधारित समाज की जो बात की गई है वो अब भी लागू नहीं हो पाया है। आज जो स्वार्थी तत्व के लोग जो बैठे हुए हैं, जो अपने मिशन को चलाने के लिए, अपने एजेंडा को लागू करने के लिए किसी दबाने के लिए ही काम कर रहे हैं। चाहे पूर्व की सरकार हो, जो कुछ किया है, उद्योग वगैरह लगाए हैं, लेकिन आज के डेट में नया उद्योग लगना बंद हो गया है, स्कूल बंद हो रहा है, शराब भट्टी खुल रहा है, गांव-गांव शराब भट्टी खुल रहा है, और कहते हैं कि शराब से आय बढ़ रहा है। एक व्यक्ति यदि शराब पीता है तो उसके घर में कितना झगड़ा होता है, कितना पुलिस लगता है, कितना डॉक्टर लगता है, कितने बीमार पड़ते हैं, उसको कैलकुलेट करके देखा जाए तो एक बॉटल शराब उसके सामने में कुछ भी नहीं है। और आय बढ़ने की बात करते हैं, ये समाज को बर्बाद करते हैं, ये परिवार चलाने वाले नहीं हैं। एक परिवार यदि शराब की आय से चलता है तो उसको खराब कहा जाता है। एक राज्य यदि शराब से चलता है उसको अच्छा कहेंगे? नहीं कह सकते। हाँ, इसलिए शराबबंदी जरूरी है। अजय, एक और चीज़, छत्तीसगढ़ शासन के जो अपर सचिव हैं उसने एक और आदेश जारी किया हुआ है कि स्कूलों में आधे घंटे का सरस्वती वंदना, ये वो चीज़ें, फिर भोजन मंत्र, फिर सरस्वती, और अंत में और स्टूडेंट को खड़ा किया जाएगा। यानी कि ले देकर 6-8 घंटे की पढ़ाई, उसमें लगभग 45 मिनट प्रेयर का किया जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर एक धर्म विशेष की प्रार्थनाएँ शामिल है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 तक धार्मिक स्वतंत्रता को पढ़कर देख ले सरकार, उसमें उल्लेख है किसी भी धार्मिक शिक्षा किसी भी संस्था में नहीं दिया जा सकता। ये उचित नहीं है। नहीं, शासन इस चीज़ को लागू कर रही है, तो इसके लिए आम जनता को या आम नागरिक को या पेरेंट्स को या जो नागरिक संस्था है, सिविल सोसाइटी, उसको क्या करना चाहिए? उसको संविधान को जाके पढ़ाना चाहिए सरकार को, इसमें क्या लिखा है, और संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल सकता तो बना क्यों है? उनका निर्माण तो संविधान के हिसाब से हुआ है स्टेट का। तो साथियों, ये थे वैद्य एडवोकेट SR वर्मा जी, और चूँकि एक इनकी स्वयं की एक संस्था चलती है जिसके ये जिलाध्यक्ष हैं, और बातों में आपने देखा होगा कि सभी विषयों पर जानकारी पकड़ रखते हैं और इतना ही दर्द है इनके सीने में। और एक चीज़ क्लियर हो जाती है भारतीय समाज के तमाम विरोधाभास के बावजूद कि भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ अकेला देश नहीं था, उसके साथ 20-30 और देश थे, लेकिन और देश प्रगति कर गए और भारत आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। तो जब तक भारत अपनी जड़ताओं को छोड़ेगा नहीं, अपने पाखंड और झूठ आडंबर को छोड़ेगा नहीं, तब तक वो तरक्की के रास्ते पर जाएगा नहीं। इसीलिए वेलफेयर सोसाइटी की संरचना के आधार पे भारत की केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को वो चाहिए कि हर नागरिक की जो है गरिमा का ध्यान रखते हुए, उसकी प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखते हुए हर नागरिक से काम ले और उसकी गरिमा के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत जैसी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति बहुत
अच्छे तरीके से करें। शेख वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।